क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इन अ पार्क चिल्ड्रन आर एंजॉइंग अ राइड ऑन फेरिस व्हील एज शो। एक पार्क में बच्चे फेरिस व्हील पर सवारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं जैसा कि दिखाया गया है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन द बिग व्हील हैज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ मोशन द राइडर्स हैव। बड़े पहिए की ये हरकत किस किस्म की होती है और सवारों की हरकत कैसी होती है। राइडर्स आर एंजॉइंग अ राइड ऑन अ बिग व्हील। सवार जो हैं यानी जो झूले पे सवार हैं एक बड़े पहिए पर सवारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। The motion of the riders is in circle, so the motion of the riders is called circular motion. सवारों की ये हरकत दायरे में होती है इसलिए सवारों की ये हरकत को सर्कुलर मोशन कहते हैं। Big wheel is rotating about its axis, so the motion of the wheel is called rotatory motion. बड़ा पहिया अपने महवर के गिर्द घूमता है इसलिए इस पहिए की हरकत को गर्दिशी हरकत भी कहते हैं, यानी कि वो बार बार घूम रहा है तो उसको गर्दिशी हरकत भी कहेंगे। When the boy completes his journey along circular path, then his displacement is 0. जब लड़का सर्कुलर रास्ते पर अपना सफ़र मुकम्मल करता है तो उसकी नकल मकानी 0 होती है। But because the starting and ending point is same, but distance is not 0. क्योंकि उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो सेम है लेकिन फासला 0 नहीं है। सिचुएशन 2 है हमारे पास। इफ़ अ बॉय स्टार्ट्स इट्स जर्नी इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर बॉय अपना यानी जो लड़का है वो अपना सफ़र शुरू करता है सीधी लाइन में पॉइंट ए से बी तक, सच दैन ए बी इक्वल्स टू 5 मीटर, तो वो ए बी इक्वल्स टू 5 मीटर के बराबर होगा। एंड कम्स बैक, और अगर वापस आता है फ्रॉम बी टू ए और दोबारा बी से ए की तरफ वापस आता है, दैन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, तो उसकी नकल मकानी 0 होगी। बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज़ सेम, क्योंकि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। बट डिस्टेंस इज़ 5 + 5 इक्वल्स टू 10 मीटर, लेकिन जो उसका फासला है वो डबल हो जाएगा, वो 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आते हुए भी उसको 5 मीटर लगे हैं और जाते हुए भी उसे 5 मीटर लगे हैं, तो ये दैन 10 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इज़ इट पॉसिबल टू एक्सीलरेशन एन ऑब्जेक्ट without speeding it up or slowing it down?
किसी चीज़ को तेज़ किए बगैर या उसे आस्ते किए बगैर तेज़ करना मुमकिन है। एक्लीरेट का मतलब होता है तेज़ करना। आगे ये लफ्ज़ बार बार आएगा एक्लीरेट के तौर पर, एक्लीरेशन के तौर पर, एक्लीरेटेड के तौर पर, तो उसका मतलब है तेज़ करना। ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। यस, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्लीरेटेड विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। किसी भी चीज़ को तेज़ या आहिस्ता किए बगैर तेज़ किया जा सकता है। वी नो दैट एक्लीरेशन इज़ रेफर्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम जानते हैं कि सरअत को रफ्तार की तब्दीली की शरह कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना, एक्सीलरेशन का मतलब होता है उसके क्या उसे कहते हैं, रफ्तार को तेज़ वगैरह करना। एंड द वेलोसिटी इज़ द स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और रफ्तार की एक ख़ास सिमत में रफ्तार है और एक वेक्टर की मकदार है। सो इफ़ द वेलोसिटी कैन इधर चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन देयर इज़ सम एक्सीलरेशन। लिहाजा अगर रफ्तार या तो अपनी सिमत या सिमत तब्दील कर सकती है तो कुछ सरअत है, यानी रफ्तार जो है इसकी वो तेज़ है। If we change the direction and not the speed, we are still accelerating. इसी तरह अगर हम सिमत को तब्दील करते हैं ना कि रफ्तार को, अब जो है हम अब भी तेज़ कर रहे हैं। Hence an object in uniform circular motion is accelerating. लिहाजा यकसा सर्कुलर हरकत में एक शय तेज़ हो रही है। बट इट्स स्पीड नेदर डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस, लेकिन इसकी रफ्तार ना घटती है ना बढ़ती है। If we imagine the effect of a resistive force or a frictional force, then the acceleration is in opposite direction is possible. अगर हम एक मुज़ामती क़ुव्वत या रगड़ वाली क़ुव्वत के असर का तसव्वुर करते हैं तो सिरत मुखालिफ सिमत में होती है, ये मुमकिन है। यानी कि वो जो क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि दाएं तरफ बढ़ने वाली कार की तेज़ रफ्तार की सिमत बाएं तरफ हो सकती है, तो यस इट इज़ पॉसिबल, उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो सकती है।
तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सीलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन हरकत की सिमत में है। इफ़ अ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कार जो है वो हरकत कर रही है सीधी विद इंक्रीजिंग स्पीड, और स्पीड के साथ यानी कि उसकी रफ्तार बढ़ रही है, दैन द एक्सीलरेशन इज़ इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक्सीलरेशन जो है यानी उसकी जो रफ्तार है वो उसकी हरकत की एक्सीलरेशन हरकत की सिमत में है। अच्छा जी, एक्सीलरेशन इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन हरकत की सिमत के ख़िलाफ़ है। व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स दैन द स्पीड ऑफ अ कार डिक्रीजेस एंड डिक्लेरेशन इज़ प्रोड्यूस। जब हम ज़ाहिर सी बात है कार पे ब्रेक्स अप्लाई करेंगे यानी उसको ब्रेक देंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी एंड डिक्लेरेशन इज़ प्रोड्यूस, और डिक्लेरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इन दिस केस द एक्सीलरेशन इज़ अगेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन हरकत की सिमत के ख़िलाफ़ है। एक्सीलरेशन इज़ ज़ीरो एंड बॉडी इज़ इन मोशन। एक्सीलरेशन सिफर और जिस्म हरकत में है। अ यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी इन अ फिक्स डायरेक्शन हैज़ अ ज़ीरो एक्सीलरेशन। यानी अगर बॉडी फिक्स डायरेक्शन में है तो उसकी एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। अ यूनिफॉर्मली मूविंग कार इन अ राइट डायरेक्शन, अगर कार सीधी डायरेक्शन में जा रही है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो एक्सीलरेशन एंड द बॉडी इज़ इन मोशन। तो एक्सीलरेशन सिफर और जिस्म हरकत में है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। एग्जामाइन डिस्टेंस। डिस्टेंस का मुताला करें। टाइम ग्राफ ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट एज शो। ग्राफ जो है वो मोटरसाइकिलिस्ट हमारे पास शो हुआ है। व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अस अबाउट स्पीड और मोटरसाइकिलिस्ट। ये जो ग्राफ है वो हमें उसकी स्पीड और मोटरसाइकिलिस्ट के बारे में क्या बता रहा है। आल्सो प्लॉट्स इट्स वेलोसिटी, उसकी रफ्तार भी है, टाइम ग्राफ भी है। हमारे पास इसका ग्राफ बुक में क्वेश्चन में बना हुआ है, तो उसकी तरफ देखें तो द गिव डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोस। तो फासला में टाइम ग्राफ पे नज़र आ रहा है दैट द मोटरसाइकिलिस्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो मोटरसाइकिलिस्ट की जो हरकत है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। The given graph shows that the motorcyclist is traveling equal distance। ग्राफ में हमें ये पता चल रहा है ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो इक्वल डिस्टेंस में यानी बराबर में सफ़र कर रहा है। इज़ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम के बिल्कुल बराबर सफ़र कर रहा है। विच गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें वो यूनिफॉर्म स्पीड दे रहा है। ये हमारे पास इसका आंसर वाला ग्राफ है। आप लोगों ने इसकी ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आगे दी हुई है यहाँ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच काइंड ऑफ मोशन इज़ शोन द फिगर। जो टाइम की रफ्तार है वो ग्राफ पर बना दी गई है। दिस शोज़ दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेंस कांस्टेंट, के जो रफ्तार की जो बॉडी है वो रिमेंस कांस्टेंट है यानी हिली नहीं है। विथ टाइम पासिंग, वक्त गुजरने के साथ, वक्त गुजर रहा है लेकिन उसकी जो रफ्तार है वो स्टिल कांस्टेंट है यानी वहीं पे है। दी गिवन ग्राफ शोज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म की वेलोसिटी यानी रफ्तार को ज़ाहिर कर रहा है। हेयर इट इज़ अ 10 ms-1 विथ पासिंग टाइम। उसकी जो क्या उसे कहते हैं मेजरमेंट है वो 10 m-1 ही है वक्त गुजरने के साथ ही, मतलब वही है उसकी विथ पासिंग टाइम, टाइम गुजरने के साथ वही उसकी रफ्तार है।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ 2 stones of 10 kg and 1 kg आर ड्रॉप फ्रॉम a 1 किलोमीटर हाई टावर, अगर 1 किलोमीटर ऊंचे टावर से 10 किलो के यानी 10 किलो के दो पत्थर, 1 किलो के दो पत्थर, एक 10 किलो का पत्थर और 1 किलो का पत्थर गिराए जाएं, विच विल हिट द ग्राउंड विथ ग्रेटर वेलोसिटी, जो ज़्यादा रफ्तार से ज़मीन से इन दोनों में से कौन सा जो है ज़्यादा रफ्तार से ज़मीन से टकराएगा। विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, जो ज़मीन से जो पहले ज़मीन से टकराएगा वो कौन सा होगा। निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, आवर की जो मज़ामत है उसे नज़रअंदाज करते हैं। इफ़ 2 stones of 10 kg and 1 kg drop from 1 kilometer high tower, then the heavier stone will the ground, अगर 1 किलोमीटर ऊंचे टावर से 10 किलो और 1 किलो के दो पत्थर गिरें तो भारी पत्थर ज़मीन पर पहले गिरेगा। और विल हिट दी विल हिट दी ग्राउंड एंड द ग्रेटर विथ ग्रेटर वेलोसिटी, यानी कि वो ज़मीन की रफ्तार से ज़मीन पर भारी जो है वो पहले गिरेगा। बिकॉज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ज़मीन जिस कुएं से जिस्म को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है वो चीज़ के वज़न के बराबर होता है, यानी वो ज़मीन के किसी भी चीज़ के वज़न पर डिपेंड कर रहा होता है। सो द स्टोन हैविंग मास 10 kg विल हिट ग्राउंड विथ ग्रेटर वेलोसिटी, इस तरह 10 किलो वज़नी पत्थर ज़्यादा रफ्तार से ज़मीन से टकराएगा। इफ़ वी नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंट देन बोथ द स्टोन्स विल रीच ऑन द ग्राउंड एट सेम टाइम, अगर हम हवा की मज़ामत को नज़रअंदाज करें तो दोनों पत्थर एक ही वक्त पर ज़मीन पर पहुंच जाएंगे। रेजिस्टेंस, जब हवा की मज़ामत को नज़रअंदाज कर दिया तो तमाम अशिया पर यह एक्सीलरेशन एक्टर यकसा तौर पर असरअंदाज होकर उनके बड़े या इब्तदाई रफ्तार से कतई नज़र होकर। Therefore, both the ball released from rest and ball throw downward will experience at the same acceleration of 9.m/s²। इसलिए आराम से निकलने वाली जो गेंद है और नीचे की तरफ फेंकी गई गेंद दोनों 9.m/s² की एक्सीलरेशन का तजर्बा करेंगी, यानी दोनों जो है वो एक ही उसको क्या उसे बोलते हैं एक्सीलरेटर, यानी उसकी रफ़्तार का जो है वो दोनों एक ही एक्सपीरियंस करेंगी। हमारी ये आज की वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।